वेलकम टू द सीरीज ऑफ मिड टर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन। ये मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए MGT 602 की थीम नंबर 2 करवाई जा रही है और मिड टर्म एग्जाम्स के सिलेबस के हिसाब से आपको मेन पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सबसे पहले कि पोटेंशियल ड्रॉबैक्स ऑफ बीइंग एन एंटरप्रेन्योर। अब एंटरप्रेन्योर होने के सिर्फ फ़ायदे नहीं होते, जारी बात है कई सारे ड्रॉबैक्स होते हैं, कई सारे नुकसान भी होते हैं। वैसे तो कई सारे बेनिफिट्स हैं एंटरप्रेन्योर होने के, लेकिन जो ड्रॉबैक्स हैं, जो भी ज़ाहिर बात है नुकसानात हैं और जो भी मसले मसाइल हैं, उनको भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। पहली चीज़ तो है कि कोई भी फिक्स इनकम नहीं होती। इनकम जो है वो फ्लक्चुएट होती है, कम या ज़्यादा हो सकती है और कभी कभी जो है वो हाई होती है क्योंकि सेल्स या सर्विस जो है वो हाई जो है सेल बढ़ गई है, ज़ाहिर बात है सर्विस जो है वो कस्टमर ज़्यादा आ रहे हैं, मिल रहे हैं, क्लाइंट मिल रहे हैं हमें, तो फिर सर्विस ज़्यादा प्रोवाइड की जा रही है और कभी कभी लो भी हो जाती है, ऐसा भी होता है। हमेशा जो रिस्क ऑफ फेलियर भी ज़ाहिर बात रहता है और इन केस ऑफ लॉस पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट भी ज़ाहिर बात है डूब सकती है, ऐसा भी होता है। इसी वजह से इन्वेस्टर कहते हैं कि एक ही जगह सारा पैसा ना लगाया जाए, इन एक्सपर्ट का कहना ही है। नॉर्मल जॉब आवर्स के मुकाबले में एंटरप्रेन्योर को ज़्यादा लंबा भी वर्क करना पड़ सकता है। डिपेंड करता है नेचर के ऊपर भी बिज़नेस की, और स्पेशली जो है बिगनिंग में, शुरुआती दिनों में ज़्यादा काम करना पड़ता है। और बिजनेसेस जो कि लेस स्टार्टअप फाइनेंसिस की वजह से क्या होता है, क्वालिटी ऑफ लॉस लाइफ भी सफ़र होती है जब तक बिजनेस जो है स्टैब्लिश ना हो जाए। स्ट्रेस लेवल भी जाहिर बात है बहुत ज़्यादा हाई होता है, स्पेशली स्टार्ट में, क्योंकि हर चीज़ जो है आपकी ख़ुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, दूसरे को ब्लेम नहीं किया जा सकता। और स्ट्रेस तब भी ज़्यादा होता है अगर अच्छे एम्प्लॉयज़ ना हों। फैमिली प्रेशर भी ज़ाहिर बात है एक बहुत बड़ा जो है वो अफेक्ट होता है। फैमिली अगर सपोर्ट नहीं करती तो फिर भी बहुत ज़्यादा मसले मसाइल खड़े हो सकते हैं। इसके अलावा मार्केट ट्रेंड्स और दूसरे फैक्टर्स से भी डिस्करेजमेंट होती है। अब हमारे यहाँ पे वैसे भी ज़ाहिर बात है बिज़नेस को इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाता, तो फैमिली की तरफ से भी सपोर्ट बहुत कम देखने में आती है। लेकिन ज़ाहिर बात है कई सारी फैमिली सपोर्ट भी करती हैं, लेकिन उस तरह की सपोर्ट हमें अभी ज़ाहिर बात है नहीं देखने में आती है। हो सकता है फ्यूचर में ऐसा पॉसिबल हो सके। एंटरप्रेन्योर जो है वो लिमिटेड नहीं है कि वो सिर्फ इंजॉय करेंगे बेनिफिट, लेकिन सही उनको कई सारे टास्क भी करना होते हैं जिसके अंदर ज़ाहिर बात है फाइनेंशियल एनालिसिस है, फिजिकल एफर्ट्स है और इसके अलावा दूसरे भी, और अनसर्टेन इनकम है, इनकम उनकी फिक्स नहीं है। कभी कभी रिस्क होता है फैमिली एक्सपेंसेस और सोशल लाइफ के लिए भी, कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि इनकम इतनी कम हो जाए कि जो भी घर के अखराजात हैं वो भी पूरे ना हो पाए, ऐसा ना हो जाए कहीं, और फिर सोशल लाइफ का भी रिस्क होता है। जो सोर्स है मोटिवेशन जो है एंटरप्रेन्योर बनने के, वो क्या है जब कई सारे ड्रॉबैक्स भी हैं। इकोनॉमी और जो इकोनॉमिक इंडिकेशन है उससे कई सारे न्यू एंटरप्रेन्योरियल आइडियाज़ हो सकते हैं। और ये इंडिकेटर जो होते हैं वो क्या हो सकते हैं कि परचेजिंग पावर, जो लोगों की परचेजिंग पावर है, इसके अलावा इन्फ्लेशन, महंगाई का होना, या फिर डिफ्लेशन, सस्ताई का होना, इसके अलावा लोन रेट्स क्या चल रहे हैं, कितना इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है या कितना एक्स्ट्रा पे किया जाएगा लोन के ऊपर, इसके अलावा ये कि प्राइस कंपटीशन कितना चल रहा है, इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट क्या है, टैक्स रिबेट्स क्या है, जाहिर बात है जो टैक्स लगाया हुआ है गवर्नमेंट ने उसके हिसाब से, और जो ग्लोबल टाइज वगैरह हैं। जो डेमोग्राफिक फैक्टर्स हैं ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। माइनॉरिटीज़ की अपनी नीड्स और फेस्टिवल्स होते हैं। किसी भी कंट्री की जो माइनॉरिटीज़ है, हमारे यहाँ जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं उनकी भी ज़ाहिर बात है अपनी नीड्स और उनके अपने फेस्टिवल होते हैं। और जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन फॉल करता है अंडर 25 की एज के, उनकी अपनी नीड्स और वांट है। तो हम जो है वो देख सकते हैं कि डिफरेंट लोगों की डिफरेंट जो नीड्स हैं, माइनॉरिटी की अपनी नीड्स और फेस्टिवल्स होते हैं। इस तरह जो पॉपुलेशन अंडर 25 की होती है उनकी अपनी नीड्स और वांट्स हैं, तो उनको टारगेट किया जा सकता है। यूनिवर्सिटीज़ जो है वो ऑफर कर रही डिग्री एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर, जो कि अल्टीमेटली मोटिवेटर के तौर पर है। जाहिर बात है आज के दौर में आप देखते हैं कि स्पेशलाइजेशन करवाई जा रही है एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर। डिग्रीज़ जो है काफ़ी सारी डिग्रीज़ आ गई हैं जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप का सब्जेक्ट भी एक तरफ शामिल है तो दूसरी तरफ स्पेशलाइजेशन शामिल होता है। और ये भी एक मोटिवेशन है, ये भी एक तरह की मोटिवेशन है। पहले ऐसा देखने में नहीं आता था जैसा कि अब होता है, और आप भी एंटरप्रेन्योरशिप का सब्जेक्ट इसी वजह से पढ़ रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ ने ये भी डेवलप किए हैं, जो इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं उनको भी डेवलप किया है। ओवरऑल जो है वो शिफ्ट है सर्विस इकोनॉमी की तरफ, जिससे कई सारे न्यू आइडियाज़ जो है वो आते हैं, और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई है उससे भी कई सारे आइडियाज़ जो है वो आते हैं। फीलिंग ऑफ अचीवमेंट जो है कुछ करने की, बेटरमेंट के लिए लोगों की, ये भी एक ड्राइव है न्यू आइडियाज़ की तरफ। और
उसके बाद ये कि हाउ टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। अब एक एंटरप्रेन्योर जो है वो कैसे बना जाए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो कभी कभी ग्रेजुएट जो है अपनी स्टडी के दरमियान वो ये सोचते हैं कि अपना खुद का वेंचर करेंगे, अपना खुद का बिजनेस करेंगे। वो ड्रॉप आउट भी हो जाते हैं और वो ट्राई करते हैं अपना लक जो है बिजनेस में। इसको हम कहते हैं एकेडमिक स्पिन आउट कहा जाता है इसको। और जब स्टूडेंट्स जो है उनके पास जो है वो कुछ बिजनेस आइडिया होता है, कुछ टीचर्स के ज़रिए या कुछ वीडियोस के ज़रिए जो वो वॉच करते हैं, सो वो जाते हैं स्टार्ट करने के लिए अपना खुद का बिजनेस। ये कहलाया जाता है इनसाइड आउट अप्रोच। और कभी कभी क्या होता है कि कोई शख्स जो कि वर्क कर रहा है कहीं पर या फिर वो जॉब कर रहा है, वो सोचता है कुछ बिजनेस आइडियाज़ के बारे में, सो वो जाता है एक इंक्यूबेशन सेंटर के अंदर, एक किसी यूनिवर्सिटी के जो कि सपोर्ट करता है, फैसिलिटेट करता है उनके वेंचर को। वो कहलाया जाता है आउटसाइड इन अप्रोच। सो मल्टीपल वेज हैं कि एंटरप्रेन्योर बनने के। वो ये कि एक नया वेंचर बनाया जाए या फिर एग्जिस्टिंग बिजनेस को बाय कर लिया जाए। फैमिली एंटरप्रेन्योरशिप भी होती है। इसके अलावा फ्रेंचाइजिंग की तरफ जाया जाए, एक इस्टेब्लिश ब्रांड का फ्रेंचाइज खोल दिया जाए। उसके बाद ये कि इस्टेब्लिशिंग न्यू वेंचर। सब न्यू वेंचर बनाने में क्या किया जाएगा, क्रिएट किया जाए न्यू वेंचर्स या स्टार्टअप किया जाए, यानी कि बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट किया जाए, ज़ीरो से स्टार्ट किया जाए नया बिजनेस को। इंक्यूबेशन सेंटर जो है वो बनाए जाते हैं ताकि फैसिलिटेट किया जाए नए वेंचर, स्पेशली अगर उनको चैलेंजेस आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स उनको फेस करना पड़ रही है। और इंक्यूबेशन सेंटर्स के ज़रिए दूसरे जो फैसिलिटेशन सेंटर्स हैं, पीपल गैदर, जहाँ पे लोग आते हैं डिफरेंट एरियाज ऑफ इंडस्ट्री से, और वो हेल्प करते हैं नेटवर्क डेवलपमेंट के अंदर। स्टेजेस ऑफ न्यू वेंचर क्रिएशन की बात करें, इंफॉर्मेशन सीकिंग जो है वो वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट है। और लाजमी तौर पे एक शख्स को इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहिए अगर करंटली अनअवेयर है। सो कल्चरल और मार्केट अवेयरनेस लाजमी, और एक स्ट्रॉन्ग इंटेंशन होना चाहिए स्टार्ट करने के लिए बिजनेस, और लाजमी तौर पे स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन जो है वो होनी चाहिए। और जो की पॉइंट है कंसिडर करने के लिए, एंटरप्रेन्योर को लाजमी तौर पर कंसिडर करना चाहिए तमाम जो इकोनॉमिक फैक्टर है इससे पहले कि न्यू वेंचर को स्टार्ट किया जाए। कुछ क्वेश्चन इस तरीके के होते हैं जैसे कि विच रिसोर्सेज आर मोस्ट डिफिकल्ट टू ऑब्टेन, यानी कि अब एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर कुछ क्वेश्चन ये हैं कि रिसोर्सेज कौन से हों जो बहुत मुश्किल हैं जिनको हासिल करना, और किस तरीके से उनको हासिल किया जाएगा, क्या हर्डल्स आ सकते हैं या इश्यूज आ सकते हैं इस हवाले से। एंटरप्रेन्योरशिप मायोपिया एक कॉन्सेप्ट है जो कि बताता है कि कभी कभी नए एंटरप्रेन्योर रीड करते हैं स्टोरीज सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के, और वो ओवरलुक कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं जो स्ट्रगल जो होती है उनकी, या फिर जो फ्रस्ट्रेट होती है, सॉरी इससे क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन होती है। जब वो स्ट्रगल को ओवरलुक कर देते हैं सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के, उससे फ्रस्ट्रेशन होती है। अगर वो रीच नहीं करते जो सिमिलर सक्सेस है उसी तरह की सक्सेस तक वो नहीं पहुंचते, तो क्योंकि जाहिर बात है होता क्या है कि जब तो कोई भी आप सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर को आप अगर देखते हैं तो उनके पीछे की जो भी स्ट्रगल है और वो जिस तरीके से उन्होंने रीच किया होता है अपनी सक्सेस को, जिस तरीके से उन्होंने अचीव किया होता है, ये भी देखना ज़रूरी होता है कि उन्होंने किस तरीके से स्ट्रगल की है और किस तरीके से उन्होंने अचीवमेंट की है। बाइंग एन एग्जिस्टिंग बिजनेस की हम बात करें अगर, तो एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो लाजमी तौर पे हो। पहली चीज़ तो एक नॉलेज होना चाहिए बिजनेस की जो कि आप बाय करना चाह रहे हैं। अगर आप बाय करते हैं, रेलिवेंट इंडस्ट्री एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिस तरह का बिजनेस बाय कर रहे हैं उस तरह की इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और रिसर्च करें तमाम पॉसिबिलिटीज़ के बारे में, जो भी पोटेंशियल है एक्सपेंशन का या फिर एटलीस्ट मेंटेनेंस होना करंट लेवल के ऊपर। एडवांटेजेस जो है बाय करने के एग्जिस्टिंग बिजनेस, उसमें ये कि सक्सेसफुल एग्जिस्टिंग बिजनेस जो है वो कंटिन्यू हो सकता है सक्सेसफुल होना, अगर वो ऑलरेडी जो है वो बेहतर लोकेशन पे है, तो ऐसे बिजनेस को बाय करना बेटर है कि जो अच्छी लोकेशन पे है। ऐसे बिजनेस को ना बाय किया जाए जिसकी लोकेशन अच्छी ना हो। और एम्प्लॉयर्स और सप्लायर ऑलरेडी जो एस्टेब्लिश्ड हैं और वर्क कर रहे हैं स्मूथली है, वहाँ पे ये भी देखा जाए कि जब बाय कर रहे हैं बिजनेस तो वहाँ पे एम्प्लॉय भी जाहिर बातें होते हैं। सो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सही तरह वर्क कर रहे हैं, जो सप्लायर है वो अच्छी तरह से सप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद डिसएडवांटेज भी होते हैं एग्जिस्टिंग बिजनेस को बाय करने का। क्या होता है कि डॉक्यूमेंट्स के अंदर बिजनेस जो है वो प्रॉफिट और रिसीवेबल तो शो कर रहा है, लेकिन असल में जो है वो प्रॉफिटेबल नहीं होता है। आप अगर बाय करने जाते हैं एग्जिस्टिंग बिजनेस, तो जो ऑनर होता है, प्रीवियस ऑनर, वो शो करता है कि ये बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है, जबकि वो ऐसा नहीं होता है। तो वो गलत भी डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, उसके जाली डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं एक तरह से। बिजनेस मॉडल जो है वो फॉल्टी भी हो सकता है। अब जो मॉडल फॉलो किया जा रहा है वही उसमें ही फॉल्ट है।
और इसके अलावा एक हो सकता है कि प्रॉपर सप्लाई चेन या डिलीवरी सिस्टम ना हो, और लोकेशन जो है अनसेटिस्फैक्ट्री भी हो सकती है, लोकेशन ही ख़राब है, ये भी हो सकता है। उसके बाद ये कि फाइंडिंग आउट द वाई द बिजनेस फॉर सेल। अब ये भी जाहिर बात ज़रूरी होता है देखा जाए कि एक बिज़नेस को सेल क्यों किया जा रहा है। सो बिज़नेस जो है वो ये भी हो सकता है कि अच्छा चल रहा हो, लेकिन जो बेचने वाले हैं वो ओल्ड एज या इलनेस की वजह से ऑनर बेचना चाहे, ये भी होता है। इसके अलावा कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऑनर जो है वो शिफ्ट कर जाते हैं दूसरे सेक्शन के अंदर, कंट्री के किसी दूसरे सिटी चले जाते हैं लोग, ऐसा भी होता है। और इसके अलावा ऐसा भी होता है कई सारे लोग दूसरे कंट्री चले जाते हैं, इस वजह से भी वो बिज़नेस बेचते हैं। या फिर इसके अलावा नेचर जो होती है बिज़नेस की, जाहिर बात है अब वो मूव नहीं कर सकते ना, अपने साथ बिज़नेस को ले जा नहीं सकते, इस वजह से वहीं बिज़नेस को सेल करके जाते हैं। और कभी कभी ये भी होता है कि आप जो है वो रन कर रहे हैं अपना बिजनेस, बट यू गेट डिफरेंट अनदर डिफरेंट गुड ऑप्शन। सो आप जो है वो क्या, आपको दूसरा अच्छा ऑप्शन मिल जाता है। और ये भी कि बिज़नेस जो है वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल ना हो। सो कॉन्ट्रैक्ट होना मेजर फ्रेंचाइजर्स के साथ, वो भी एंड हो चुका हो, ये भी होता है। और बिज़नेस जो है वो प्रॉफिटेबल नहीं है लोकल ब्रांड नेम के साथ, तो ऐसे सिचुएशन में भी बेचा जाता है। और ऑनर जो है वो नहीं देखता फोरसीन जो है कि बिज़नेस जो है वो ग्रो नहीं करेगा फ्यूचर में, और जो है वो लॉस करेगा, इसलिए ऑनर ने फैसला किया होता है कि अब इसको बेच दिया जाए ताकि फ्यूचर में लॉस से बचा जाए। सो एग्जामिन किया जाए फाइनेंशियल डेटा को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखा जाए, बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट वगैरह को देखा जाए। इसके अलावा टैक्स रिटर्न भी देखा जाए, पास्ट 5 ईयर्स का क्या है, रिकग्नाइज किया जाए फाइनेंशियल डेटा। और जाहिर बात है मिसलीडिंग भी हो सकता है। अब ये भी एक चीज़ है कि फाइनेंशियल डेटा को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया हो कि मिसलीड किया जाए। और एडजस्ट किया जाए एसेट वैल्यूशन को कि ट्रू स्टेट जो है वो बता सके, जो सही हालत है बिजनेस की। इन्वेस्टिगेट किया जाए, वैल्यूट किया जाए अवेलेबल बिजनेसेस को। सो डिसाइड करना होगा बाय करने के लिए एग्जिस्टिंग बिजनेस, और इवेल्यूट करना होगा सेम, और कुछ चीज़ों को जहन में रखना होगा। सो इवेल्यूट करते हुए एग्जिस्टिंग बिजनेस को जल्दी से डिसीजन ना किया जाए, बल्कि प्रोफेशनल सर्विस को जो है उसको वो ज़रूरी होती है कि प्रोफेशनल सर्विसेज को देखा जाए। अब जैसे कि फाइनेंशियल इश्यूज़ के लिए अगर बेटर हो तो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विस को ले लिया जाए, और अगर लीगल इश्यूज़ हैं तो किसी लॉयर की सर्विस जो है वो ली जाए। इवेल्यूशन मेथड्स की हम बात करते हैं तो एसिड बेस्ड इवेल्यूशन अप्रोच जो है, एसिड वैल्यू या प्राइस जो डिटरमाइन होती है, और मार्केट बेस्ड वैल्यूशन अप्रोच जो है लुक्स एट सिमिलर बिजनेस। तो जो सिमिलर बिजनेस है उसको देखा जाए जो रिसेंटली तौर पर सेल हुआ है, और प्राइस जो उसी के मुताबिक जो है वो डिटरमाइन की जाए। और अर्निंग बेस्ड वैल्यूशन अप्रोच की हम बात करें तो फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी एनालाइज होती है, और प्राइस जो है वो डिटरमाइन होती है उसी के मुताबिक। कैश फ्लो बेस्ड वैल्यूशन अप्रोच की बात करें जो पास्ट कैश फ्लो है उसकी बेस के ऊपर फ्यूचर कैश फ्लो प्रोजेक्ट होते हैं, और प्राइस को जो है वो डिटरमाइन जो है वो किया जाता है। जो डिटर्मिनेंट है कैपिटल फर्म्स कैपिटलाइजेशन रेट के, तो कैपिटलाइजेशन रेट जो है वो उसको कंसिडर किया जाता है एज अ रेट जिसके ऊपर बिजनेस जो है वो री इन्वेस्ट करता है उसकी अर्निंग को। और वैल्यू जो है बिजनेस की यूजुअली डिटरमाइन होती है उसके कैपिटलाइजेशन रेट के ऊपर। और जो फैक्टर है कंसिडर करने के वैल्यू करने में एक बिजनेस को, सो कुछ नॉन क्वांटिटेटिव फैक्टर्स होते हैं कंसिडर करने में वैल्यू करने में एक बिज़नेस की। अगर बिज़नेस के पास जो है वो ज़्यादा कंपटीशन है, इसका मतलब ये होगा ज़्यादा प्रेशर होगा, और आपको जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा फिर प्राइस के ऊपर, और जो दूसरे फैक्टर्स होते हैं उनके अंदर भी। नेगोशिएशन और क्लोजिंग द डील की हम बात करें तो वैल्यूशन, और वैल्यूशन के बाद बिजनेस की हम जो है वो आते हैं लास्ट स्टेप की तरफ, नेगोशिएशन करना और क्लोज करना डील को। सो टर्म्स ऑफ परचेज की हम बात करते हैं तो एसेट परचेज या फिर जो टोटल एंटिटी है इसको लाजमी तौर पे कंसिडर किया जाए कि आप बाय कर रहे हैं होल बिजनेस या फिर उसके एसेट्स। और आइडेंटिफिकेशन क्लोज जो है, ये क्लोज जो है बताता है कि एक पार्टिकुलर टाइम के बाद ये पाया जाता है कि कुछ एरर की वजह से सेलर एंड्स के ऊपर बायर फेस करता है कोई लॉस, और सेलर को बर्दाश्त करना होता है उस लॉस को। सो जो पेमेंट होती है फुल या पार्शियल पेमेंट जो होती है वक्त के साथ एक्सपर्ट रेकमेंड करते हैं कि कब आप जो बाय करें कोई बिजनेस, और उसको उसमें आप फुल में पे ना करें। और क्लोजिंग दी सेल की अगर हम बात करते हैं तो कोई भी लॉयर या एजेंसी या फिर फर्म जो है वो एक्ट कर सकता है एज अ थर्ड पार्टी के तौर पर भी कि क्लोज किया जाए सेल प्रोसेस को। और उनको लाजमी तौर पे चेक करना है तमाम डॉक्यूमेंट्स जिसके अंदर बिल ऑफ सेल आ जाता है, टैक्स सर्टिफिकेशन आता है, और पेमेंट टू सेलर एग्रीमेंट्स और गारंटीज आ जाते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बार में कोई क्वेश्चन है खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और
मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।